नहीं हुआ वो होने लगा, अकाल पड़ने लगे। इसके पहले कभी अकाल नहीं पड़े हिंदुस्तान के इतिहास में, एक इक्का दुक्का पड़े, लेकिन उनको जो सरकार है उसने उसको हैंडल किया। लेकिन अब तो बाकायदा सिस्टमैटिक अकाल पड़वाए जाने लगे। मानसून नहीं हुआ तो मान लीजिए अकाल पड़ना है। क्यों? क्योंकि जितना भी अनाज है किसान मजबूरी में आकर बेचेगा और ब्रिटिशर उसको सारा खरीद लेंगे, खरीद करके डंप कर देंगे, क्योंकि जब बुरी तरह अकाल की स्थिति होगी तब वो किसी भी रेट पर बिकेगा और बाकी पब्लिक पूरी भूखों मरेगी। तो ये जो अकाल क्रिएट किए गए, इसने भी भारत में अंग्रेज अकाल लेकर आए थे और अकाल देकर गए हैं। प्लासी का बैटल जब चल रहा था तब भी भारत में अकाल पड़ रहा था, और 47 में भारत आज़ाद हो रहा था तब भी अकाल पड़ रहा था। तो ये अकालों का जो इतिहास है ये अंग्रेज़ों की देन है। और अकाल कमीशन, थोड़ा हैरानी की बात है कि 1880 के बाद अपॉइंट किया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है, ये चेक करने के लिए कि अकालों से होगा क्या। तो भारत में जो किसान है उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो पुरानी नोबैलिटी थी, पुराना जमींदार जो था, इसके पहले जो जमींदार था, वो जमींदार जो लैंडलॉर्ड था, वो लैंडलॉर्ड जानता था कि हमको यहीं पर रहना है। जब हमको यहीं पर रहना है तो किसान को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो उतना ही एक्सप्लॉइट करेगा कि किसान भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहें। लेकिन अब जो लैंडलॉर्डिज्म है, अब जब जैसे मैंने अवध का एग्जांपल दिया, ताल्लुकेदारों से ज़मीन छीन ली गई। अब ज़मीन छीनने के बाद इतना हैवी टैक्सेशन किया गया, जो ताल्लुकेदारों ने अपने पेपर दे भी दिए कि वो सब के सब 1857 के रिवोल्ट में शामिल हो गए। तो बेसिकली जो अब जो नई क्लास आई है, ये जो नई ओनर क्लास लैंड की आई है, ये लोग पुराने रॉयल नोबल लोग नहीं हैं, ये लोग बिजनेसमैन हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग बैंकर्स हैं, सूदखोर हैं, महाजन हैं। आपने बहुत से प्रेमचंद के नावल पढ़े होंगे, बहुत से नाम सुने होंगे। ये जो महाजनी सभ्यता का जो इतिहास है ना, ये महाजन इसी समय पैदा हुए हैं। इसके पहले भारत में शोषण करने वाले महाजन नहीं होते थे कि किसान जो है वो, भाई खेती नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, अब टैक्स देना है 70-80%, तो उसके लिए लोन लेना है। अब लोन लेना है तो लोन कौन देगा? गाँव में महाजन देगा। अब महाजन जब लोन देगा तो कई पीढ़ियाँ गुलाम होती चली जाती थी उसकी, कि अब महाजन के जो लोन के साइकिल में फंस गए, अब आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अब जो नया ओनर क्लास आया सोसाइटी का, 1857 के पहले बात हो रही है, जो नया ओनर क्लास अब आया है, ये ओनर क्लास बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है किसानों के लिए। ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। ऐसा रूलिंग क्लास इंडिया के किसानों ने कभी नहीं देखा था, मुगलों के पीरियड में भी नहीं देखा था, ना एंशिएंट इंडिया में देखा था। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो गया इसके लिए। लेकिन हम सुनते आ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत तो सैनिकों ने करी थी, और बहुत सारे मिलिट्री कॉस्ट थे जो समझने हैं। तो मिलिट्री कॉस्ट क्या है? पहली बात तो इंडियन सोल्जर्स के साथ इल ट्रीटमेंट किया गया। इंडियन सोल्जर्स के साथ इल ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि पहली बात तो कोई भी बड़ी आर्टिलरी की यूनिट उनको नहीं दी जाती थी। स्ट्रेटजिक पोजीशंस पर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। जैसा मैंने कहा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से उनको सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट दी नहीं जाती थी, और उनके अपॉइंटमेंट हमेशा टफ जगहों पर किए जाते थे। और आर्मी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने वॉर जो है इंडियन सोल्जर्स की मदद से जीते थे। इसके बावजूद भी इंडियन सोल्जर के साथ मिसबिहेव कंटिन्यूसली होता था। इसके बाद जो एक मेजर एक्ट आया है, जिसको जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं, इस एक्ट में ये कहा गया कि भारतीयों को कहीं भी भेज दिया जाएगा नौकरी करने के लिए। अब उस समय ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, तो वो सोसाइटी जो है उसमें जो हिंदू सोल्जर्स थे, हिंदू धर्म में एक बेसिक बात है कि जहाँ पर मूंज घास नहीं होती वहाँ पूजा नहीं हो सकती। और अगर समुद्र में मूंज घास होती नहीं है, सी में मूंज घास होती नहीं है, तो मूंज घास क्रॉस करके मान लीजिए आपको रशिया भेजा जा रहा है, ऐसी समुद्र क्रॉस करके आपको रशिया भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर के आपका रिलीजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि आप पूजा कर नहीं पाओगे। पूजा की जो बेसिक सामग्री है वो अवेलेबल नहीं है। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये एक बेसिक चीज़ थी जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करी, और जिससे बहुत सारा डिस्कॉन्टेंटमेंट हुआ आर्मी के बीच में। और इसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे जो प्रोपोर्शन था वो जो इंडियन आर्मी का था और जो ब्रिटिश आर्मी का था, वो प्रोपोर्शन फेवरेबल था इंडियंस के लिए। ज़्यादा इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स कम थे, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि जब हम ज़्यादा हैं तो कुछ कर ही सकते हैं। तो ये बात उनके दिमाग में आई। दूसरी बात, प्रमोशन जैसा की बात हुई है, हो नहीं सकते थे, अलाउंसेस मिलते नहीं थे उनको। मेजर बात जो है, जो समझने वाली है, इस समय अचानक आर्मी का मोरल बूटअप हुआ। क्रिमियन वॉर में वो हारे, अफगान वॉर में वो हारे, इवन बिहार में संथाल रिवोल्ट को भी सप्रेस करने में उनको दिक्कत हुई। तो ये बात कि ब्रिटिश आर्मीज इनविंसिबल है, हराई नहीं जा सकती हैं, तो ये बात जो है, ये बात सैनिकों के दिमाग से उतर गई। और जो सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले ये हथियार उठाए 1857 में। क्यों? क्योंकि सैनिक ज़्यादातर अवध से थे, और अवध में तालुकेदार जो थे, अवध में जो ज़मीनें कब्जा करी गई, जो अंग्रेजों ने ले ली, वो ज़्यादातर सैनिकों की ही ज़मीनें थी। तो मेजर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो मेजर
प्रॉब्लम सैनिकों की ज़मीन कब्जा करने से खड़ी हुई और बाद में इसी की वजह से इन सैनिकों ने एक प्रॉब्लम एक रिवोल्ट की कंडीशन खड़ी हुई इनमें। अब आते हैं कि इसका इमीडिएट कॉज क्या है, इस पर आते हैं। देखिए, इमीडिएट कॉज तो सबको पता है कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ द राइफ़ल की जो एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी गई, और जो एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी गई वो पुरानी ब्राउन बेस राइफ़ल की जगह पर इंट्रोड्यूस करी गई थी, और उसमें ये अफवाह फैला दी गई कि इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी है। अब गाय की चर्बी है तो हिंदुओं के लिए दिक्कत है, और पिग की है तो मुस्लिम्स के लिए दिक्कत है, क्योंकि दोनों के लिए टाबू है वो। तो और उसको मुंह से खींच करके बुलेट फायर करना होता था। हालांकि बाद में ये प्रूफ किया गया कि वुलविच आर्सेनल में गाय और सूअर की चर्बी यूज़ होती थी। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं है कि वो बड़े साफ सुथरे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो ऐसा कारतूस उन्होंने बनाया कि जिसमें गाय की चर्बी भी है और सूअर की चर्बी भी है। तो वो इंडियन हिंदू रिलीजन को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मुस्लिम रिलीजन को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई। अब जब ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई, अब तो सैनिकों के दिमाग में ये बात आ गई कि धर्म से भी गए, ज़मीन से भी गए, इज्जत भी नहीं बची, और अब तो आपको गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मुँह से खींचनी है। तो ये बात समझ में नहीं आई लोगों को, और इससे बस जो रिवोल्ट, इसका तो प्रूफ नहीं है कि ये पहले से प्लान था कि नहीं था। कुछ लोग कहते हैं प्लान था, कुछ लोग कहते हैं, थोड़ा ये ऊपर लेवल की बात हो गई, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमें 10th का एग्जाम देना है। तो बात ये है कि वो छोड़िए प्लान था कि नहीं था, लेकिन इससे अचानक ये इमीडिएट कॉज बना। तो आपको पता है कि मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर में रिवोल्ट किया और अपने एडजुटेंट को गोली मार दी, और गोली मारने के बाद मंगल पांडे को एक्सक्यूट कर दिया गया, और एक्सक्यूट करने के बाद फिर ये रिवोल्ट शुरू हो गया। तो ये बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ, और 1857 का रिवोल्ट के कॉजेस हमने डिस्कस किए प्रॉपरली, और नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।